हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम स्टार्ट करेंगे इटालियन न्यूरलिज्म के बारे में। इटालियन न्यूरलिज्म के कुछ ऐसे डायरेक्टर्स हैं जिसको हम न्यू रियलिस्टिक डायरेक्टर्स बोल सकते हैं, जिन्होंने सिनेमा में, वर्ल्ड सिनेमा में इनफैक्ट एक रेवोल्यूशन लाया। तो इससे पहले जैसे हम कर चुके हैं जर्मन एक्सप्रेशनिज्म, सोवियत मोन्टाज, उसमें हमने बहुत सारी यूनिक चीज़ें और डिफरेंट चीज़ें पाई। किसी में हमने समझा द एडिटिंग टेक्निक्स जो इंट्रोड्यूस हुई। उसके बाद आप बात कर सकते हैं जो जर्मन एक्सप्रेशनिज्म थे, वो एक तरीके से सब्जेक्टिव टाइप्स ऑफ सिनेमा होता था। तो इटालियन न्यूरलिज्म जो कि है वो भी एक बहुत यूनिक काइंड ऑफ सिनेमा है और इसका कैरेक्टरिस्टिक्स भी बहुत डिफरेंट है। तो अगर हम न्यूरलिज्म की बात करें तो न्यूरलिज्म होता है न्यू रियलिटी। और न्यू रियलिटी या न्यू रियलिज्म जो कि कब आया था, जैसे कि अभी तक हम जितनी भी मूवीज़ की बात कर चुके हैं, वर्ल्ड वॉर का बहुत बड़ा एक हाथ है। जितना भी सिनेमा बना है उसमें से इंस्पायर्ड होकर के। तो वर्ल्ड वॉर 2 जब हुआ था तो एक नई रियलिटी पेश हुई थी सिनेमा इंडस्ट्री में, और जैसे मैं बता चुकी हूँ एक रेवोल्यूशन था। ठीक है, तो जब वर्ल्ड वॉर 2 इटली में हुआ था तो जो न्यूरलिज्म था वो एक ट्रेंड था इन आर्ट एंड फिल्म, जो कि एम कर रहा था टू प्रोवाइड इंसाइट इनटू द कंटेम्पररी इटालियन सोसाइटी ऑफ द 1940s। तो जो मूवीज बेसिकली इटालियन न्यूरलिज्म के साथ एसोसिएटेड है या रिलेटेड है, वो फोकस करती है ऑन शोइंग दैट हाउ इटली रिमूव्ड फ्रॉम फासिस्ट इन्फ्लुएंस। अब ये फासिस्ट इन्फ्लुएंस क्या है, मैं आपको बहुत ही नटशेल में बोलूँ तो ये फासिस्ट इटली, ये एक पीरियड था 1922 टू 1943 तक चला था। और इसमें एक कोर कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम बात करें तो दैट वाज अ टोटलिटेरियनिज्म। टोटलिटेरियनिज्म बेसिकली क्या होता है कि जो आपकी जो स्टेट है या जो आपकी गवर्नमेंट है वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है प्राइवेट और पब्लिक अफेयर्स को, और जिसमें इंडिविजुअल्स के राइट्स के लिए कोई भी जगह नहीं रह जाती। वेल, इट्स अ वेरी ह्यूज फासिस्ट, इटालियन फासिस्ट के बारे में काफ़ी सारी हिस्ट्री और जानकारी भी है, बट मैंने बहुत एक शॉर्ट उसमें बोलूँ तो एक तरीके से डिक्टेटरशिप चलाना। ठीक है, अब आ जाते हैं उस टॉपिक पे कि जो इटालियन न्यूरलिज्म था वो कब आया, जब उसने इटालियन फासिस्ट को रिमूव किया। उसके बाद आया आपका इटालियन न्यूरलिज्म। वो ज़्यादातर फोकस कर रहा था कि किस तरीके से इटली जो फासिस्ट मूवमेंट से किस तरीके से जो इन्फ्लुएंस है उससे हटी, उससे रिमूव हुई। ठीक है, सो अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें इटालियन न्यूरलिज्म के, बेसिकली अगर आपने जर्मन एक्सप्रेशनिज्म के भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे कि उसमें डार्क इमेजेस होती थी, थोड़ी डिस्टॉर्टेड इमेजेस होती थी, मेंटली डिस्टर्ब्ड होते थे। सेम गोज विद सोवियत मोन्टाज। आपका अगर हम इटालियन न्यूरलिज्म की बात करें तो इसमें एक तो सोशल डिसऑर्डर दिखाया जाता था और रिप्रेजेंटेशन होती थी एक्सट्रीम पॉवर्टी की। ठीक है, और रिहैबिलिटेशन ऑफ एन एंटायर कल्चर एंड पीपल थ्रू सिनेमा। ये कुछ एक जो कि है मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है। मेनली आप इसमें देखोगे रियलिस्टिक चीज़ें ज़्यादा दिखाई जाती थी, वर्किंग क्लास की ज़्यादा सिनेमा दिखाया जाता था। जैसे वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ तो जितने भी डायरेक्टर्स थे या फिल्म मेकर्स थे, उन्होंने दे ट्राई टू फाइंड आउट अ न्यू वे टू प्रोड्यूस देयर स्टोरी। बहुत सारे जो डायरेक्टर्स थे वो शूट करते थे अपनी मूवीज़ को स्ट्रीट में ही विद लो बजट्स, और बहुत ही एमेच्योर एक्टर्स होते थे, बहुत ट्रेंड एक्टर्स नहीं होते थे। आप उस टाइम की मूवीज़ देखोगे तो काफ़ी एमेच्योर एक्टर्स होते थे, एंड बट वो बहुत रियलिस्टिक लगा करते थे। मैं आपको इटालियन न्यूरलिज्म एक बहुत ही अच्छी मूवी के थ्रू समझाऊंगी। उस मूवी का नाम है द बाइसाइकिल थीफ, एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल, वो आपको बहुत इजीली यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। अगर आप वो मूवी देखते हो तो इट्स अ ब्यूटिफुल मूवी, एंड आई एम श्योर जब आप एंड तक उस मूवी को देखोगे डेफिनेटली इट विल बी अ you will go through lots of emotions while watching that movie. So ये मूवी जो की थी ये 1948 में आई थी। ठीक है, और ये बनाई थी विटोरिया डे सिक्का ने। तो मास्टरपीस और एक लैंडमार्क फिल्म बोली जाती है फॉर न्यूरलिस्ट मूवमेंट, जिसमें बहुत ही आइकॉनिक एंड
एंड्योरिंग मूवीज में से एक मानी जाती है। ये जो स्टोरी है वो एक बहुत ही सिंपल वर्कर की है, एक सन और फादर की स्टोरी है। किस तरीके से मतलब जो फादर होता है उसकी बाइसिकल चोरी हो जाती है, एंड उस टाइम पे उस बाइसिकल की कितनी वैल्यू थी, और वो जो लॉस्ट जब वो बाइसिकल होती है उसकी ढूंढने की जो जर्नी है एक बच्चे की और उसके फादर की पोस्ट वॉर इटली। क्योंकि ऑफ कोर्स मैंने हर बार अपने वीडियोस में बोला है, वॉर का रिजल्ट कोई भी नेशन जीतता है लेकिन हमेशा गलत ही रहा है, हमेशा जो मिडिल क्लास मैन होता है उसको सफ़र करना पड़ता है। तो सेम वॉज इन केस ऑफ इटली ऑल्सो। सो एंटायरली जो लोकेशन है वो शूट हुई है, रोड पे ही हुई है, बहुत रियल आपको कैरेक्टर्स दिखेंगे उसमें। एंड साथ ही साथ आप देखोगे वर्किंग क्लास की कैसी हालत थी, मतलब किस तरीके से उनको जीना पड़ता था थोड़े से पैसों के लिए। एंड देयर इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट, अगर आप मूवी देखते हो 2 बीघा ज़मीन जो इंडिया का पैरेलल सिनेमा सा एक है, तो आपको बहुत सिमिलैरिटीज़ दिखेगी 2 बीघा ज़मीन और द बाइसिकल थीफ में। कहीं ना कहीं 2 बीघा ज़मीन इंस्पायर्ड है द बाइसिकल थीफ से। नॉट ओनली इन दिस मूवी, इटालियन न्यूरलिज्म के टाइम की जितनी भी मूवीज़ होती थी वो ज़्यादातर फोकस करती थी वर्किंग क्लास, जो ऑर्डिनरी लोग हैं, व्हाट वी कैन से, जो जैसे फैक्ट्री वर्कर है, जो रियल लाइफ स्ट्रगल्स फेस कर रहे हैं, कोई हीरो नहीं है, आइडियलाइज्ड हीरो नहीं है, उनके ऊपर फोकस करते हैं। साथ ही साथ काफ़ी ऑथेंटिसिटी, ये कोई नॉन प्रोफेशनल एक्टर्स होते थे और लाइक मैंने आपको बताया अमेच्योर एक्टर होते थे, और एक्चुअल रोम स्ट्रीट्स को शूट किया गया है। एक डॉक्यूमेंट्री टाइप फीलिंग आपको लगेगी जब आप जैसे मैं बाइसिकल थीफ का एग्जाम्पल दिया, वैसे ही इनकी सारी मूवीज़ ऑलमोस्ट एक सिग्नेचर होता है ना, वो सिग्नेचर है हर मूवीज़ में। एट द सेम टाइम लाइक आई सेड, पोस्ट वॉर कॉन्टेक्स्ट है आपका जो रिफ्लेक्ट करता है, जब वॉर ख़त्म हो जाता है तो इकोनॉमिक डिस्ट्रक्शन जो होता है, अनएम्प्लॉयमेंट होता है, एक डेस्परेशन होता है ना, वो सारी चीज़ें भी दिखाई जाती है इन मतलब रिफ्लेक्ट होती है इन सिनेमा में। और इट्स वेरी सिंपल बट एट द एंड पावरफुल स्टोरी। और इसमें कुछ एथिकल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, जैसे कि प्रोफाउंड क्वेश्चंस रिलेटेड टू पॉवर्टी एंड डेस्परेशंस। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल डेप्थ के साथ गुजरते हो, ग्लोबल इन्फ्लुएंस कैसा है। इसी आधार पे अगर मैं और मूवीज़ की बात करती हूँ तो वो भी सिमिलर ही हैं बाइसिकल थीफ की तरह। लाइक इफ़ आई टॉक अबाउट न्यूरलिज्म, विटेलोनी एक मूवी है जो कि 1952 में आया था। देन there was another movie like La Strada, it came in 1954, और जो कि जिसका एक्चुअली मतलब है टू द स्ट्रीट, ठीक है, जो कि अगेन पोर्ट्रे करती है इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ स्ट्रीट लाइफ इन इटली वर्ल्ड वॉर के बाद, है ना। तो आप देखोगे ना इस टाइम की मूवीज़ आपको बहुत ज़्यादा सिमिलर दिखेगी। तो इस फिल्म में भी जो मूवी है टू द स्ट्रीट वाली मूवी की स्टोरी भी बहुत ही टचिंग है। इसमें एक आदमी जो कि है वो कोशिश करता है एक बच्ची को, एक यंग लड़की को खरीदने की, ताकि वो उसकी सर्कस की असिस्टेंट बन सके। एंड एट द सेम टाइम उस लड़की की जो माँ है वो भी उसको रिक्वेस्ट कर रही है, क्योंकि खाने को कुछ भी नहीं है, एंड शी इज़ रिक्वेस्टिंग कि एटलीस्ट इफ़ यू विल गो विद हिम, हम कुछ खा पाएंगे, हमारी थोड़ी गरीबी कम हो सकेगी। तो दिस इज़ सच अ ट्रैजिक थिंग कि हाउ दे फोर्सिंग द गर्ल टू डू द वर्क, और किस तरीके से उस बच्ची को, उस लड़की को पूरे इटली में, अक्रॉस द इटली जो वेडिंग्स होती है या जो बिग सिटीज़ है वहाँ पे ले जाया जाता है। एंड इट्स अ वंडरफुल स्टोरी। लेकिन आप जब एंड तक आप ये मूवी देखेंगे, आई डो नॉट वांट टू स्पॉइल योर मूवी, एंड यू कैन ईजिली गेट इट अगेन ऑन यूट्यूब फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप ये मूवी ज़रूर देखिएगा। मूवी का नाम है ला स्ट्राडा। एंड देन इफ देर इज अनदर मूवी जिसका नाम है वियागियो इन इटालिया, ये भी 1954 के आसपास आई है। अब मैं कुछ इटालियन न्यूरलिज्म के कुछ इंपॉर्टेंट डायरेक्टर्स के नाम आपको बताना चाहूँगी, जिनमें से एक हैं रोबर्टो रोसेलिनी, और विटोरिया दे सिक्का मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। देन कम्स लुचिनो विसोंती एंड फेडेरिको फेलेनी, जो कि हैं, ये जो हैं इन्होंने मूवीज़ बनाई हैं
और ये ज़्यादातर नॉन प्रोफेशनल एक्टर्स ही लेते थे, स्ट्रीट में ही शूट करते थे, और जैसे मैंने आपको बताया वर्किंग क्लास के ऊपर मूवीज़ बनाया करते थे। एंड पॉवर्टी लाइफ जो कि रियलिस्टिक लाइफ है, लाइफ के स्ट्रगल्स जो कि हैं वो दिखाए जाते थे। तो इस तरीके का सिनेमा पहले नहीं आया था इटली में। ऑफकोर्स पोस्ट जो वर्ल्ड वॉर से पहले इस तरीके की मूवीज़ नहीं बनती थी, बट रियलिस्टिक बेस। सो लाइक आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, जो मूवी 2 बीघा ज़मीन है वो काफ़ी हद तक आप बोल सकते हो इट हैज़ बीन अडेप्टेड फ्रॉम रियलिज्म सिनेमा, फ्रॉम द बाइसिकल थीफ। आपकी बाइसिकल थीफ आई थी 1948 में, एंड 2 बीघा ज़मीन केम अंडर अराउंड 1953 के अराउंड। तो इसने काफ़ी एक पुअर मैन का जो डेस्परेशन है, उसका जो स्ट्रगल है, उसका जो सर्वाइवल है, ज़्यादातर फार्मर की फाइट देखेंगे रादर देन, क्योंकि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में है, लेकिन कहीं ना कहीं सोशल इनजस्टिस या पॉवर्टी या जो लाइफ है, रियलिस्टिक जो लाइफ है, उससे इंस्पायर्ड हुई है ये सिनेमा। तो 2 बीघा ज़मीन भी वी नो दैट इट्स अ मास्टरपीस मूवी एंड इट्स वन ऑफ द ब्यूटीफुल मूवी। इफ़ यू हैव नॉट वॉच्ड दिस मूवी ऑल्सो, डू वॉच दिस मूवी। आपको इससे भी काफ़ी आइडिया लगेगा रियलिज्म सिनेमा का। सो गाइज, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द इटालियन न्यूरियलिज्म और इनके डायरेक्टर्स, इनके ईयर, इनका सिनेमा। अब करते हैं कुछ MCQ क्वेश्चंस जो मोस्ट प्रोबेबली आपके एग्जाम में आ सकते हैं। सो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच पीरियड इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद इटालियन न्यूरियलिज्म? A 1920 to 1930, B 1935 to 45, 45 to 55, या फिर D 60 to 70? Well, you can write down on comment section that what is the answer. इसका आंसर है that C, that is 45 to 55। तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ था, तो द आंसर इज सिंपल 45 to 55। चलिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is a defining characteristics of Italian neorealistic is lavish sets and costumes, studio based shooting, C use of non-professional actors, D complex fantasy narratives. It's very easy guys, it's C use of non-professionals actors. Alright, next question is, Bicycle Thieves 1948 was directed by रोबर्टो रोसलिनो, लुचिनो विसोंती, विटोरिया दे सिक्का, या फिर डी फेडरिको फेलिनी। अब मैं इससे पहले कि मैं आंसर दूं, ऑफ कोर्स आप दे चुके होंगे। देखिए, ये जितने भी डायरेक्टर्स हैं ये सारे इटालियन न्यूरियलिस्टिक ही डायरेक्टर्स हैं, और इसका आंसर ऑफ कोर्स क्या है? सी विटोरिया दे सिक्का। ओके, योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इटालियन न्यूरियलिस्ट फिल्म्स टिपिकली फोकस ऑन A mythological stories, B royal families, C everyday struggles of common people, or D science fiction themes? Well, again it's very easy, it's C everyday struggle of common people। देखिए, अगर आप पूरा समझ चुके हैं, पूरा अपने डिस्क्रिप्शन में आपने ये वीडियो देखा है, तो आंसर देना बहुत ही ईजी होगा, अदरवाइज आप तुक्के ही मारते रहेंगे। ठीक है, then comes your question, which of the following stylistic elements is most associated with Italian neorealism? A high key lighting, B artificial sound design, C location shooting, or D expressionist misogyny? Well, of course it is C, सारे आंसर C में ही आ रहे हैं, it is location shooting। So guys, this much is for today. If you have any questions related to Italian neorealism, और आप प्लीज इसकी कोई एक मूवी जरूर देखिएगा। If you have any doubts or questions related to this lesson, let me know. Till then, have a very nice day. I'll come up with very soon with the next मूवमेंट, दैट इज ऑफ कोर्स फ्रेंच न्यू वेव अभी रहती है, ब्रिटिश न्यू वेव रहती है, पैरेलल सिनेमा ऑफ इंडिया रहता है। तो बहुत सारे ऐसे सिनेमा से रिलेटेड हम पूरी यूनिट 9 कंप्लीट करेंगे। टिल देन, हैव अ वेरी नाइस